गुड मॉर्निंग बडी। आज हमारे पॉडकास्ट स्टूडियो में हम स्वागत करते हैं डॉक्टर रश्मि शर्मा जी का, जो कि एक सुविधा हॉस्पिटल के नाम से हॉस्पिटल रन करती हैं। तो आज हम रश्मि शर्मा जी से जानेंगे कि उनकी जर्नी की शुरुआत कैसे हुई, उन्होंने क्या किया, कैसे किया। तो रश्मि शर्मा जी, आप बताइए, आपने अपनी जर्नी को कैसे शुरू किया? देखिए, मेरा बचपन से ही ड्रीम था कि डॉक्टर बने, और घर पे भी ऐसा प्रोत्साहन मिलता रहा क्योंकि मेरे फादर इंजीनियर थे और गवर्नमेंट जॉब में थे, इरिगेशन डिपार्टमेंट में। तो घर में पढ़ाई का वातावरण होने की वजह से बचपन से ही हम लोग अच्छे से पढ़ते थे। और उसके बाद में कानपुर मेडिकल कॉलेज में मेरा सिलेक्शन हो गया था एमबीबीएस के लिए। वहीं से मैंने एमबीबीएस और अपना एमएस किया है गायनेकोलॉजी में। उसके बाद में फिर हम बरेली आ गए, और बरेली में अपना एक छोटा सा हॉस्पिटल सुविधा हॉस्पिटल के नाम से शुरू करा हमने। तो मैम, हमारे दर्शक जानना चाह रहे हैं कि आपने गायनोलॉजिस्ट फील्ड ही क्यों चुनी, मतलब थोड़ा सा। नहीं, मुझे अपने जब मैं एमबीबीएस कर रही थी तभी से मुझको जो डिलीवरीज होती थी उससे बड़ा एक रोमांच सा होता था, और लगता था कि एक ये छोटा सा शिशु है, छोटा सा बच्चा, ये भगवान की लीला किस तरह की है कि ये अभी तक अंदर था और अब बाहर निकल करके इस दुनिया में आया है। तो इसको देख करके मेरा मन किया कि गायनेकोलॉजी लूँ। ओके मैम, वेरी नाइस। तो मैम, मैं जानना चाहूँगा कि आपको कुछ याद है कि मेरा पहला पेशेंट कैसा था, मतलब थोड़ा हाँ, सा याद? पहला पेशेंट मेडिकल कॉलेज में तो बहुत सारे थे, लेकिन एक्चुअली में वो हमारे पेशेंट नहीं हुआ करते थे। बरेली आके जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरी पहली पेशेंट जो थी वो हम लोग के एक फ्रेंड की वाइफ हैं। तो उन्हीं ने मेरे ऊपर इतना भरोसा दिखाया और मेरे ऊपर इतना विश्वास किया और अपनी डिलीवरी मुझसे कराई, नॉर्मल डिलीवरी। वेरी नाइस। तो मैं जानना चाहूँगा, आपने अभी तक कितनी महिलाओं को मदद की है प्रेगनेंसी में? अब इसका तो कोई हिसाब नहीं रखा है मैंने। अच्छा, बहुत ही बहुत ये ही तो है, मैं नहीं मतलब कह सकती। अभी उसका कोई नंबर ऑफ काउंटिंग नहीं है। तो मैं जानना चाहूँगा, ये आपका जो सुविधा हॉस्पिटल है, इसका क्या विज़न लेके चल रहे हो? आपका क्या मोटो है? क्या मतलब एक छोटा-सा? देखिए, सुविधा हॉस्पिटल का जैसे अपना नाम है, ऐसे ही हम अपने पेशेंट्स को हर तरह की सुविधा देना चाहते हैं, और चाहते हैं कि जो भी पेशेंट आए वो अच्छे से उससे बात की जाए, उसको सारी फैसिलिटीज़ मिलें, साफ़ सुथरा एटमॉस्फेयर मिले, डॉक्टर की पर्सनल अटेंशन मिले, और हॉस्पिटल के स्टाफ से अच्छा सा उससे ट्रीटमेंट मिले। वेरी नाइस। तो जैसे कि कुछ कपल्स प्रेगनेंसी प्लान करने के लिए सोचते हैं, तो आप कुछ बताएंगे कि उनको किस तरीके से क्या प्लानिंग करनी चाहिए? प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले क्या कोई टेस्ट होता है या कोई चेकअप होता है, वो उनके लिए आप थोड़ा सा। देखिए, वैसे तो प्रेगनेंसी अपने आप हो ही जाती है, यूजुअली लोग ट्राई करते हैं तो विद इन 1 ईयर हो ही जाती है। लेकिन अगर फिर भी कोई ये देखना चाहता है कि हम हो पाएंगे प्रेग्नेंट कि नहीं, तो उसके लिए 2-3 सिंपल से टेस्ट होते हैं, जिसमें एक अल्ट्रासाउंड होता है और एक हस्बैंड का सीमेन टेस्ट होता है, वो करा लेना चाहिए। उसके अलावा तो बाकी उससे चीज़ें काफ़ी हद तक हमें पता चल जाता है कि ठीक है। वेरी प्रेगनेंसी नाइस। होने में कोई दिक्कत तो ओके नहीं ओके। है। प्रेगनेंसी होने से पहले क्या खाना चाहिए? कैसा एक क्वेश्चन प्रेगनेंसी है? होने से पहले हेल्दी डाइट लेना बहुत ज़रूरी बहुत है। ज़रूरी है। डाइट में आप लोग नट्स लेने चाहिए, और ग्रीन लीफी वेजिटेबल फ्रूट्स वगैरह लेने चाहिए, और साथ ही साथ हम लोग एक फॉलिक एसिड की टैबलेट भी एडवाइस करते हैं, जो कि प्रेगनेंसी प्लान करते समय स्टार्ट कर दी जाती है, 3 महीने पहले से हम लोग देते तो हैं। बेसिकली फॉलिक एसिड का काम क्या होता है? किस तरीके से वर्क करती है वो? फॉलिक एसिड जो है वो बच्चों के मेंटल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट में हेल्प करती है। अच्छा, वेरी नाइस। क्या हस्बैंड की हेल्थ में भी प्रेगनेंसी मैटर करती है? हाँ, बिल्कुल मैटर करती है। हस्बैंड को भी दुबला पतला होना चाहिए और फिजिकली फिट होना चाहिए। अगर ये सब प्रॉब्लम्स होती हैं, क्रॉनिक डिजीजेज जैसे डायबिटीज़ वगैरह होती है अगर, तो उसका भी बहुत इफेक्ट पड़ता है प्रेगनेंसी होने में। ओके, तो हमारे दर्शक जानना चाह रहे हैं कि जो फर्स्ट मंथ से लेकर जो हमारा थर्ड मंथ तक का जो एक जर्नी रहती है, उन 3 महीनों के अंदर क्या क्रिटिकल हो सकता है, कि क्या क्या बातों का उन्हें ध्यान रखना चाहिए? देखिए,
जैसे ही प्रेगनेंसी डायग्नोज होती है, यानी कि पीरियड्स ओवर हो जाते हैं और प्रेगनेंसी टेस्ट करके प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है, ओके। तभी से कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि अपनी डाइट का ध्यान रखना होता है, और कितना लेबर आप कर सकते हैं, क्या काम आप कर सकते हैं, इस चीज़ को भी देखना होता है। बिल्कुल। उसके अलावा आप कितना स्ट्रेस ले रहे हैं, फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेस, वो भी देखना पड़ता है। ओके। और मेनली डाइट का बहुत ध्यान रखना होता है, क्योंकि उससे बच्चे के डेवलपमेंट पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। जैसे क्या खाना चाहिए, वो थोड़ा सा इसमें देखिए ऐसा है कि वैसे तो सभी कुछ खा सकते हैं, लेकिन मेनली प्रोटीन ज़्यादा खाने को बोला जाता है, और इसमें हरी सब्जियां, दाल, दूध, दही, और दही दूध के प्रोडक्ट्स लाइक पनीर वगैरह, जो नॉन वेजिटेरियन खाते हैं वो लोग नॉन वेज खा सकते हैं, एग्स वगैरह ले सकते हैं। कच्ची चीज़ें लेने को हम लोग मना करते हैं, बॉइल्ड एग या कुछ बना हुआ एग लीजिए। उसके अलावा नट्स ले सकते हैं थोड़ी बहुत मात्रा में। प्रोटीन्स, हाई प्रोटीन लेने के लिए प्रोटीन प्रिपरेशंस भी ले सकते हैं। इसके अलावा 2-3 चीज़ें हम लोग मना करते हैं, जैसे कि फ्राइड फूड, बाहर का खाना, और जंक फूड, फास्ट फूड, ये ज़्यादा मात्रा में नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक्स, हार्ड ड्रिंक्स ये मना करते हैं, और जो पैक्ड फूड्स आते हैं, टिन्ड ड्रिंक्स आते हैं, वो नहीं लेने चाहिए। कोल्ड ड्रिंक, जैसे कोल्ड ड्रिंक हो गया, कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, कुरकुरे हो गए, जस्ट जी लाइक हाँ, ये जंक फूड, फास्ट फूड मना अवॉइड करते करना हैं। चाहिए हमें। और फ्रूट्स में 2 फ्रूट्स भी मना करते हैं। अच्छा। हाँ, वो कौन कौन से मैम, प्लीज पपीता और अनानास खाने को मना करते हैं। हाँ। ओके। तो पपीता और अनानास हम लोगों को नहीं खाना है हमारे पहले से तीसरे महीने के पीरियड में, और मेरे ख्याल से उसके बाद भी 9 मंथ के टाइम तक भी उसको अवॉइड ही करना अवॉइड करते हैं, क्योंकि इसके पीछे ये कारण है कि आयुर्वेदिक जो प्रिपरेशंस होती हैं उसमें इसका ये इफेक्ट देखा गया है कि ये अबॉर्शन का कारण बन सकते हैं। कुछ मेडिसिन ऐसी बनती हैं, तो इसलिए वो लोग मना करते हैं। ठीक है। तो जैसे कि कहते हैं कि पहले से तीसरे महीने के अंदर मॉर्निंग सिकनेस को कैसे कंट्रोल किया जाए। बहुत ज़्यादा यानी मदर्स का कहना है कि मॉर्निंग सिकनेस बहुत ज़्यादा होती है स्टार्टिंग के मंथ्स में, तो उसको कैसे मतलब कैप्चर किया जाए, कंट्रोल किया जाए। मॉर्निंग सिकनेस होती है, यानी कि सुबह उठ करके वॉमिटिंग, नोजिया, इस चीज़ की ज़्यादा टेंडेंसी हो जाती है, और इसको कम करने के लिए सुबह उठ करके पानी पीना चाहिए, और कुछ कार्बोहाइड्रेट्स जैसे कि कुछ बिस्किट्स वगैरह आप ले लें तो अच्छा रहता है, उससे मॉर्निंग सिकनेस कम हो जाती है। उसके अलावा भी अगर नहीं ठीक होता है तो फिर मेडिसिन लेनी पड़ती हैं, वो डॉक्टर से पूछ करके आप ले सकते हैं। बिल्कुल। तो जैसे ये हमारा 1 से लेकर 3 महीने की कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे दर्शकों के, तो अब क्वेश्चंस आते हैं 4 से लेकर 6 मंथ तक के। तो इसमें उनका ये आपसे ये पूछना है कि बेबी ग्रोथ के लिए क्या खाना चाहिए, मतलब स्पेसिफिकली हमें थोड़ा सा ऐसा गाइड करें कि अगर ये चीज़ें खाएंगे तो हमारी ग्रोथ अच्छी लेवल पर होगी। नहीं, ग्रोथ के लिए तो जो मैंने अभी चीज़ें बताई हैं, जैसे हाई प्रोटीन डाइट, उसमें दालें आती हैं, एग्स आती हैं, मीट आता है, प्रोटीन पाउडर्स भी आप ले सकते हैं अगर आप दाल और सब्जी इतना नहीं खा पा रहे हैं। प्लस इसमें विटामिन की भी आवश्यकता होती है। विटामिन के लिए आपको फ्रूट्स लेने हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लेनी है, और कैरेट्स वगैरह, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और कुछ अमाइनो एसिड्स वगैरह भी ज़रूरी होते हैं, उसके लिए नट्स भी लेने चाहिए। तो ये सब तो लेना आवश्यक है। जी हाँ। कौन कौन से टेस्ट जरूरी है मैम, हमारे दर्शक ये जानते हैं, क्योंकि बहुत सारे टेस्ट होते हैं जो लोगों को नहीं पता होते हैं, और मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग, बहुत सारे डॉक्टर्स भी उनको प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं कि ये टेस्ट कराना चाहिए। तो आप मेजर जो टेस्ट कंपलसरी हैं, आप उसके बारे में थोड़ा सा। हाँ, देखिए, टेस्ट जो होने चाहिए वो फर्स्ट विजिट पर, जब पहली बार पेशेंट आती है तो उस समय हम लोग ब्लड टेस्ट कराते हैं। ब्लड में नॉर्मल रूटीन चेकअप होता है, जैसे कि हीमोग्लोबिन होता है, ब्लड ग्रुप होता है, ब्लड शुगर होता है, ब्लड यूरिया होता है, थायराइड बहुत ज़रूरी है, थायराइड का जांच होती है, और कुछ वायरल मार्कर्स होते हैं जैसे VDRL, HIV और HBsAg, मतलब हेपेटाइटिस B और C के। इसके अलावा एक यूरिन टेस्ट होता है, और फर्स्ट विजिट पर एक, जैसे 1.5 से 2 महीने पे एक अल्ट्रासाउंड करते हैं,
जिससे ये पता चलता है कि बच्चा ग्रो ठीक से कर रहा है, उसकी हार्ट बीट वगैरह आ गई, उसमें और कोई कॉम्प्लिकेशन और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है अंदर, ये मालूम पड़ता है। मतलब कहने का मतलब है कि पहले मंथ्स में हार्ट बीट आ जाती है, हाँ, सेकेंड मंथ पे, 1.5 सेकंड महीने मंथ के में, बाद में, 1.5 हाँ, महीने के बाद 6 to 7 वीक्स पर हार्ट बीट दिखाई देने दिखाई लगती देने है। लगती है। और ब्लड टेस्ट में आजकल एक और बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, वो है हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस, जिससे ये ओके, पता चलता है कि मदर बीटा थैलेसीमिया की माइनर की पेशेंट तो नहीं पेशेंट तो है। नहीं है। क्योंकि अगर बीटा थैलेसीमिया माइनर है मदर को, तो फिर हस्बैंड का भी टेस्ट होता है, हस्बैंड भी अगर बीटा थैलेसीमिया माइनर निकल आता है, तो फिर बच्चे को बीटा थैलेसीमिया मेजर हो सकता है, ओके, जो कि एक बहुत क्रिटिकल बीमारी होती है, और इसमें हर महीने ब्लड चढ़ाना पड़ता है, क्योंकि इसमें ब्लड नहीं बनता है। ब्लड, तो इस चीज को देखने के लिए कि अगर दोनों माइनर हैं, तो फिर बच्चे की जांच होती है ये देखने के लिए कि वो मेजर तो नहीं है। मेजर तो नहीं। हाँ जी। ये एक बहुत अच्छा मैम ने टेस्ट बताया है। मेरे ख्याल से ये टेस्ट तो बनता है अपने बच्चे की ग्रोथ के लिए भी और अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए भी। अगर इस तरीके का कोई बेबी अगर हमारी लाइफ में आ जाता है तो एक तरीके से फैमिली मेम्बर्स के लिए भी एक सिचुएशन बहुत ख़राब हो सकती है और उस बच्चे के लिए भी। तो ये टेस्ट मैं तो रिकमेंड करूँगा कि सभी लोगों को कराना चाहिए। तो मैम इस समय पे क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? 4 नहीं, से हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर सकते हैं अगर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, जैसे कोई ब्लीडिंग वगैरह की प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर वॉकिंग कर सकते हैं, हल्की ओके, फुल्की एक्सरसाइज हल्की कर फुल्की सकते एक्सरसाइज हैं। कर सकते हैं हाँ, मतलब। बिल्कुल कर सकते हैं। तो मैम इस समय पे क्या ट्रैवलिंग अवॉइड करनी चाहिए या ट्रैवलिंग कर सकते हैं? नहीं, ट्रैवलिंग यूजुअली हम लोग अवॉइड करने को ही कहते हैं, ओके, और क्योंकि इससे थोड़ा सा पेशेंट को परेशानी हो सकती है, कभी कभी ब्लीडिंग हो जाती है, क्योंकि प्लेसेंटा का कई बार नहीं पता चल पाता है कि नीचे डेवलप हो रहा है या ऊपर डेवलप हो रहा है, और सफ़र करने में पेशेंट के ऊपर स्ट्रेस भी पड़ता है। तो ये हम लोग थोड़ा अवॉइड करने के लिए कहते हैं, अननेसेसरी नहीं जाना चाहिए ओके, कहीं। ओके। वैसे ऑलमोस्ट आप अवॉइड ही करने की कहते जी हैं कि हाँ, ट्रैवल में, अवॉइड करने के लिए क्योंकि बोलते हैं। गड्ढे वगैरह और रोड साइड में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ओके। तो मैम ये तो हमारे रहे 4 to 6 मंथ के क्वेश्चंस। एक 7 to 9 मंथ का भी एक हमारा एक पीरियड होता है, उसके अंदर जैसे कि हमारे दर्शक जानना चाह रहे हैं, डिलीवरी प्रिपरेशन कैसे करें? मतलब उसके लिए क्या-क्या तैयारियाँ करें? कैसे-कैसे कि हम इज़िली उसको कर पाएँ? हाँ, देखिए, नॉर्मल डिलीवरी के लिए तो हम लोग एक्सरसाइजेस बताते हैं, योगा भी होता है, जो कि किसी की सलाह से, योगा टीचर की सलाह से ही करना चाहिए, ओके, और एक्सरसाइज भी खुद नहीं करनी चाहिए। थोड़ी बहुत हल्की फुल्की एक्सरसाइजेस, वॉकिंग वगैरह खुद कर सकते हैं, कर सकते स्क्वाटिंग कर सकते हैं, बटरफ्लाई कर सकते हैं। ये इसलिए होती हैं जिससे कि नीचे पेल्विस जो है वो थोड़ा ओपन होती है, और ओके, नॉर्मल डिलीवरी में आसानी होती है। तो ये सब हम लोगों को करना चाहिए। वॉकिंग अच्छी एक्सरसाइज है, जिससे कोई बुरा असर भी नहीं पड़ता है, और वो फायदेमंद भी इज़िली होती है। मतलब एक इजीली डिलीवरी। उसमें हमारी सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं एक तरीके से देखा जाए। हाँ जी। तो एक मैम सबसे बड़ा सवाल हमारे दर्शकों का ये है कि हॉस्पिटल बैग में, जैसे हम प्रेगनेंसी के लिए जब हम जाते हैं हॉस्पिटल, तो हमें उस बैग के अंदर क्या-क्या चीज़ें कैरी करनी चाहिए जिस समय पे हमें सारी चीज़ें हमारे पास हो उस समय पे? तो क्या-क्या चीज़ें होती हॉस्पिटल बैग में कैरी हैं? करने का तो लोग भाग अपने आप तैयारी कर ही लेते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, लेकिन फिर भी कुछ चीजें आवश्यक होती बिल्कुल। हैं, जैसे कि पेशेंट के लिए लूज क्लोथ्स होने चाहिए, जो कि वो वहां पर पहन सकें। उस समय तो हम लोग अपना गाउन देते हैं हॉस्पिटल का, लेकिन फिर ओके। भी अपने कपड़े ले जाने चाहिए। बच्चे के लिए भी थोड़े एक आध शॉल या कुछ एक गर्म कपड़ा होना गर्म, चाहिए, जिसमें कि उसको लपेटा जा सके। बिल्कुल। और बाकी अपना एक थर्मस, जिसमें गर्म पानी रखा जा सके, और स्टरलाइजर वगैरह, बॉटल स्टरलाइजर वगैरह, ये सब लेके आना चाहिए। उसके अलावा जो है वो बाकी सामान तो हॉस्पिटल से मिल ही जाता मिल है। जाता है। ओके। तो मैम एक सबसे बड़ा जो हमारी प्रेग्नेंट मदर का कहना होता है कि डिलीवरी जो पेन होता है, लोग उनको डराते हैं बहुत ज़्यादा पेन होता है, ये होता है वो, तो उसको मतलब उनके मन से डर ये उनके मन में है। तो आप प्लीज़ हमारे दर्शकों को ये बताएं कि भाई क्या होता है, कैसे होता है, तो थोड़ा सा उनको एक रिलैक्स मिल पाए कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होता,
वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है, तो आप थोड़ा सा इस पॉइंट को। देखिए, ये हर पेशेंट की, हर एक उसके मदर की बॉडी अलग अलग तरीके से रिएक्ट करती है लेबर पेन्स के लिए। कुछ लोगों को हल्के पेन्स में ही डिलीवरी हो जाती है, बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग पेन नहीं सहन होता। करने पड़ते हैं। हाँ, और अगर पेन हो रहा है तो उस पीरियड में एक तो थोड़ा सा घूमना जो है वो हेल्प करता है। ये नहीं कि पेन शुरू हुए और आप बेड पर लेट जाएं, उससे थोड़ा दिक्कत ज़्यादा होती है। दूसरी ये है कि थोड़ा ब्रीदिंग एक्सरसाइज हम लोगों को करने को बताते हैं, जिसमें कि डीप ब्रीदिंग, और उससे हेल्प ये मिलती है कि जिस समय लेबर पेन्स होते हैं और बेयर डाउन करना होता है तो उस समय ब्रेथ थोड़ी देर के लिए करनी होती है, वो आसानी से हो जाती है। वेरी नाइस। तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी हद तक प्रेग्नेंट मदर के मन से थोड़ा सा ये मिथ निकला हुआ कि बहुत ज़्यादा पेन होता है। नहीं, साथ में हम लोग थोड़ा सा पैसिफाई भी करते रहते हैं पेशेंट को कि भाई अभी थोड़ी देर में हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और तो थोड़ा सा दर्द सहन लो, एक उनको हाँ लगा रहता है कि नहीं नहीं अब इजीली हो जाएगा। मैम ये मैं आपसे कुछ वुमेन्स की जनरल प्रॉब्लम, कॉमन प्रॉब्लम आज की डेट में देखने को मिल रही हैं। तो ये पीसीओडी और पीओएस क्यों बढ़ता जा रहा है आज की डेट में? मैं देखता हूँ कि काफ़ी हद तक ये बढ़ रहा है, तो इसके पेशेंट बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो ऐसा क्यों? पीसीओडी या पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम इसका पूरा नाम है। इसमें क्या होता है कि जो ओवरीज होती हैं उसमें एग्स ठीक से नहीं बन पाते हैं और उससे हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से इरेगुलर पीरियड्स हो जाते हैं और वो प्रेगनेंसी होने में भी थोड़ी दिक्कत आती है। तो ये इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि हम लोगों का लाइफ स्टाइल आजकल बहुत चेंज हो गया है और ज़्यादातर लोग बहुत फैटी हो जाते हैं, वज़न बढ़ जाता है और बैठ कर के काम करते हैं, कोई खेलना या कोई एक्सरसाइजेज वगैरह नहीं होती हैं। इसकी वजह से वेट गेन भी होता है, हार्मोनल डिसबैलेंस भी हो जाता है और उसके अलावा डाइट का बहुत बड़ा रोल है इसमें। हाँ, कि पहले ज़माने में सब हरी सब्जियां, दाल वगैरह सब खाते रहते थे लोग, बस जो मिलता था वो खा लिया जाता था। आजकल जो है बच्चे बहुत चूजी हो गए हैं और वो खाना नहीं खाना चाहते। जंक फूड, फास्ट फूड इतना ज़्यादा मिलने लगा है, इजीली अवेलेबल हो गया है कि वो उसका ऑर्डर करके वो आ जाता है और रात को आप 2 बजे भी मंगाएंगे तो आपके पास अवेलेबल है। हाँ, तो वो एक बहुत बड़ा कारण है। मैम एक क्वेश्चन और है, इन रेगुलर पीरियड के मेजर कारण क्या है? इरेगुलर पीरियड के बहुत से कारण होते हैं, मेनली तो हार्मोनल जो आपने अभी बताया, हाँ वही होता है, मेनली वही होता है। ये एक क्वेश्चन हमारे दर्शकों का और है, वाइट डिस्चार्ज कब नॉर्मल है और कब डायग्नोस उसको करना चाहिए? हाँ, नॉर्मल वाइट डिस्चार्ज जो है वो एक इस तरह का डिस्चार्ज होता है जिसमें कि कोई स्मेल नहीं होती है, कोई इचिंग की प्रॉब्लम नहीं होती है और इतना ज़्यादा नहीं होता है कि उसके लिए कोई पैड वगैरह यूज़ करना पड़े। अगर वो ही डिस्चार्ज एबनॉर्मल हो गया है तो उसमें उसकी क्वांटिटी इतनी ज़्यादा होगी कि पैड यूज़ करना पड़ेगा, या फिर उसमें से फाउल स्मेल आएगी, गंदी स्मेल आती है और उसमें जो है जो प्राइवेट पार्ट्स हैं उसमें इचिंग वगैरह होने लगती है। हाँ, तब उसका ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी होता है, डॉक्टर को दिखाना चाहिए। मैम आज की डेट में हम लोग देख रहे हैं कि इनफर्टिलिटी के जो केसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। हाँ जी, इसका कारण है, सबसे बड़ा कारण क्या है? इसके एक कारण नहीं है, इसका बहुत सारे कारण हैं। हाँ, एक तो कारण ये है कि शादियां जो हैं वो लेट हो रही हैं। बिल्कुल, सबसे बड़ा कारण। तो वो लेट होने पर जो एग बनने की प्रोसेस होती है वो भी कम हो जाती है और स्पर्म्स की क्वालिटी भी थोड़ी सी ठीक नहीं रहती है उस वजह से। बिल्कुल। दूसरा ये है कि शादी अगर जल्दी करी भी है तो लोग बाग कैरियर ओरिएंटेड इतना है कि वो लोग बच्चा नहीं चाहते और वो टाल देते हैं कई सालों तक। अभी 2 साल वेट कर लें, 3 साल वेट कर लें, अभी हम लोग 4-5 साल तक है आराम से। तो वो भी एक कारण है। उसके अलावा जो हमारे उसमें इतना पॉल्यूशन है और खाना पीना इतना खराब तरीके का है, उसकी वजह से फिर स्ट्रेस एक बहुत बड़ा, मेंटल फिजिकल दोनों ही चीजें फिट होनी चाहिए तभी। तो आजकल जितने भी बच्चे हैं उनके ऊपर
मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता बहुत है, ज़्यादा। अपने वर्क का, अपने करियर का। उसके अलावा स्मोकिंग, ड्रिंकिंग ये सब बहुत बढ़ गया है, बहुत ड्रग्स ज़्यादा। लेते हैं हम, तो वो सब इफ़ेक्ट ये करते सारा हैं। इफेक्ट हमारी बॉडी को ही करता है, कहीं ना कहीं हमें ये फिर हार्मफुल इसका है। सहारा लेना पड़ता है। और इसमें भी मैम आई थिंक सक्सेसफुल रेशो कम है। हाँ जी, इसमें भी सक्सेसफुल रेशो, क्योंकि अल्टीमेटली काम तो आपकी बॉडी के अंदर ही हो रहा है, और जब आपकी बॉडी ही फिट नहीं है तो तो फिर तो कैसे। मुश्किल है। बिल्कुल बिल्कुल। उसके अलावा ये आजकल जो है, आप सभी को पता है कि लैपटॉप का यूज़ बहुत किया बहुत जाता ज़्यादा है, बहुत बहुत ज़्यादा। ज़्यादा होता है। तो टेबल पर रखकर अगर यूज़ कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन कई लोग अपना चलते-फिरते जर्नी बिल्कुल। में जाते हैं कहीं, तो अपने लैप पर रख लैब्स कर पे के करते हैं। तो उसकी इसकी वजह रेज से और इसकी जो भी वाइब्रेशंस है उससे वो हमारी बॉडी को हार्मफुल उससे करती स्पर्म हैं, फॉर्मेशन कम होता कम है होता और है। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। मैम, हमारा एक दर्शकों का क्वेश्चन ये है कि थायराइड प्रेगनेंसी को कैसे इफेक्ट करता है? ये किस। देखिए, थायराइड एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि प्रेगनेंसी को अफेक्ट करता है। इसमें चाहे वो हाइपोथायरॉयडिज्म हो या हाइपर हो, ओके। दोनों ही में जो थायराइड की टीएसएच और जो सारे भी इसके टेस्ट होते हैं, अगर वो ठीक नहीं है तो पहली बात तो इनफर्टिलिटी ही हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल ये बिल्कुल। सारी स्टेजेस में अफेक्ट ओके करता ओके है, ओके। प्रेगनेंसी होने से पहले भी और प्रेगनेंसी होने के दौरान भी। तो सबसे पहले तो इसकी वजह से इनफर्टिलिटी होती है। उसके बाद अगर प्रेगनेंसी हो गई तो उसमें मिसकैरेज के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और मिसकैरेज अगर उसको कंट्रोल कर लिया गया तो ठीक है, अगर फिर भी वो कंट्रोल नहीं हो पाया तो उसमें फिर बिल्कुल बिल्कुल। प्रीमेच्योर डिलीवरीज होती हैं। और अगर लास्ट तक बहुत बढ़ा हुआ है तो उसमें बच्चों में भी कमियां आ जाती हैं। तो ये सब है जो कि थायराइड बढ़ने या घटने से बहुत इफेक्ट पड़ता बहुत है। इफेक्ट पड़ता है। हाँ, क्या स्ट्रेस प्रेगनेंसी इफेक्ट करता है? स्टीरॉइड्स। स्ट्रेस मतलब जो हाँ, स्ट्रेस बहुत। बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले लेती हैं, ये हो गया वो हो गया, कहीं ऐसा ना हो जाए कहीं वैसा ना हो जाए, तो बहुत ज्यादा चूजी हो जाती हैं, वो अपने सोच में इतना ज्यादा डीप चली जाती हैं। क्या इस पे प्रेगनेंसी का कोई इफेक्ट पड़ता आजकल है? बहुत सी समस्याएं इसी की वजह से बहुत बढ़ रही हैं, ओके क्योंकि ज्यादातर लोग आजकल हर चीज गूगल करते हैं, और गूगल करके वो बिना बात का स्ट्रेस अपने सिर पे ले लेते हैं, और उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। जैसे बच्चे की ग्रोथ पे इफेक्ट पड़ता है, बच्चे की ग्रोथ कम हो जाती है, और भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस, प्रीक्लेम्पिया हो जाता है, ये सब, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। ये सब प्रॉब्लम्स जो हैं वो ज़्यादा देखने में आई हैं जो लोग स्ट्रेस लेते हैं उन लोगों बिल्कुल में। बिल्कुल। तो जैसे कि कुछ हमारे मिथ होते हैं लोगों के अंदर, जैसे अभी आपने बताया, तो क्या प्रेगनेंसी में जैसे अभी आपने पहले भी हमें बताया था, एक बार मैं दोबारा से आपसे रिपीट क्वेश्चन कर रहा हूँ, क्या प्रेगनेंसी में पपाया हार्मफुल है? हाँ, पपाया में एक वो होता है, कंपाउंड होता है जिसे ओके पेपेन कहते हैं। ओके ओके। तो ये माना जाता है कि वो अगर लिया जाता है, पेपेन ज्यादा मात्रा में अगर हो जाता है, बॉडी के अंदर चला जाता है, तो वो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस को स्टिमुलेट कर ओके। देता है, जिससे मिसकैरेज वगैरह होने का डर होता है। हालांकि नॉर्मल अमाउंट में अगर कोई कभी खा लेता है तो उसका तो कोई ऐसा मतलब ऐसा इफेक्ट कोई नहीं, इफेक्ट नहीं ऐसा है कोई कि नहीं इफेक्ट नहीं मेरे है। जरा सा गलती से चला अगर गया। किसी ने खा लिया या थोड़ा बहुत खा लिया तो उसका कोई इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन हाँ, ज्यादा मात्रा में खाने से जो पेपेन होता है वो वो यूट्राइन इफेक्ट करता है। स्टिमुलस। ठीक है मैम, एक हमारा दर्शकों का क्वेश्चन और है, क्या स्टेयर्स चढ़ना में मतलब इस समय पे हमें अवॉइड करना चाहिए, या फिर मतलब देखिए, उसमें भी वही है जो बात सफर के लिए लागू होती सफर है। के लिए लागू आप स्टेयर्स चढ़ उतर सकते हैं आसानी से, रेलिंग पकड़ करके उतरिए चढ़िए, और छोटी छोटी सीढ़ियां हो तो आप चढ़ सकते हैं, परंतु बहुत भाग करके या पैर फिसलने का डर हो, ऐसी इस तरह होती, के ऐसा काम कुछ नहीं नहीं, करने चाहिए। और लास्ट मंथ में यूजुअली अगर किसी को ब्लीडिंग हो या प्लेसेंटा लो साइड में हो तो उन लोगों को स्टेयर्स अवॉइड करने अवॉइड चाहिए। करना चाहिए। मैम, हमारा एक क्वेश्चन है कि सी सेक्शन के बारे में सबसे बड़ा मिथ क्या है? जो ये सीजरियन होते हैं, जो लोग डराते हैं कि नॉर्मल होने का चांस था और ऑपरेशन कर दिया, तो नहीं, ऐसा कुछ मतलब ऐसा लोगों के नहीं माइंड है। में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हाँ, है ये, कि यहाँ पर तो एक डॉक्टर कह रहा था कि मेरा तो नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन दूसरी जगह पे गए उसने उसको सीजरियन कर दिया, तो इसके
लिए लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं कि नॉर्मल अच्छा है या सिजेरियन अच्छा है, तो इसके क्यों होता है, मतलब क्या कारण है इसका? देखिए, नो डाउट आजकल सिजेरियन की रेट तो बढ़ गई बढ़ है गई पहले से, है बिल्कुल ना? बिल्कुल। तो लोग बाग ये सोचते हैं कि जबरदस्ती सिजेरियन कर दिया जाता है, लेकिन ये एक गलत धारणा है। हाँ, ज़रूरत पड़ने पर ही ऑपरेशन ऑपरेशन किया किया जाता जाता है। है, क्योंकि हम लोग भी डॉक्टर्स भी यही चाहते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी हो। और हम लोगों का इस बात पे बहुत ज़्यादा ध्यान रहता है कि अगर हो सक रहा है तो बच्चा नॉर्मल ही नॉर्मल कराया ही जाए, कराया जाए, नॉर्मल बिल्कुल ही कराया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, तो बहुत ये अच्छा। दिमाग से निकाल देना चाहिए कि जबरदस्ती ऑपरेशन हाँ किए हाँ जाते जी हाँ हैं। जी, ये थोड़ा सा एक है। मैम इसमें मैं हमारे कुछ हस्बैंड साइड के भी कुछ कर्तव्य होते हैं इस साइड में, तो उनके लिए क्वेश्चन है, प्रेगनेंसी के दौरान हस्बैंड को वाइफ को किस तरीके से सपोर्ट करना चाहिए, उनके लिए क्या करना चाहिए ऐसा? देखिए, आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं, बिल्कुल हस्बैंड बिल्कुल वाइफ रहते हैं अकेले या एक आध मदर बिल्कुल रहते हैं, तो उस समय हस्बैंड का जो सपोर्ट वाइफ के लिए वो बहुत ज्यादा जरूरी है, दोनों बहुत तरह से, फिजिकल भी और मेंटल भी, कि जो उनके काम में भी वो सहायता करें और अननेसेसरी वाइफ को काम ना करना पड़े, लेडी को नीचे, जैसे कई बार बहुत सारे काम सारे लेडीज करती हैं घर के, तो उसमें मदद करानी चाहिए, जैसे बार बार मार्केट भागना है, सीढ़ियां बार बार उतर चढ़ना कर रही हैं, ये सब अवॉइड करना चाहिए। तो इसमें हस्बैंड को हेल्प करनी ही पड़ेगी, है ना? बिल्कुल और बिल्कुल। दूसरा मेंटल सपोर्ट भी देना मेंटल पड़ेगा, सपोर्ट भी क्योंकि बहुत सी समस्याएं होती हैं, लेडी बहुत परेशान हो जाती है। बिल्कुल तो उसमें एक बस सहानुभूति ही एक ऐसी चीज बिल्कुल है बिल्कुल जो बिल्कुल। कि अगर मिल जाती ऑल है इज तो उससे वेल, काफी बहुत अच्छा हो कि जाता कुछ है। नहीं होगा, टेंशन हाँ, मत लो, मैं बिल्कुल। हूँ, डॉक्टर एक मैम साथ में हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा। आपका इस क्वेश्चन का आंसर हमारे दर्शकों ने भी मतलब आपको भी ध्यान रखना है, अगर आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है तो आपको भी इस चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि उनको मेंटली स्ट्रेस ना हो, और सारी बातों का ध्यान रखना है। हो सकता है घर में मेरे को पोछा भी लगाना पड़े, आपको झाड़ू भी लगानी पड़े, तो इन सारी बातों को ध्यान रखना पड़ेगा आपको। मैम कुछ इमरजेंसी क्वेश्चन है हमारे, एक दो क्वेश्चन है। क्या सिम्टम्स हो जो हमें तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़े? हाँ, कुछ तो देखिए सिम्टम्स होते हैं जो नॉर्मली होते रहते हैं, जैसे कि लास्ट मंथ में 8 मंथ्स कंप्लीट होने के बाद में हल्का फुल्का दर्द पेट में, ये तो होता रहता होता है ना? रहता उसमें कोई ऐसा पैनिक होने की जरूरत ठीक है नहीं है। मैम। परंतु कुछ लक्षण ऐसे हैं जिसमें कि आपको जाकर डॉक्टर के पास में जरूर दिखाना चाहिए। जैसे कि अगर पेन्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाए, जैसे कि हर 10-15 मिनट में दर्द हो रहे हैं, तो आपको डॉक्टर के पास जाना है। कंसल्ट करना चाहिए। उसके अलावा थोड़ा बहुत डिस्चार्ज प्रेगनेंसी में नॉर्मल से ज्यादा होता है, परंतु अगर एकदम पानी जैसा लिक्विड निकलता है वजाइना से, तो भी आपको जाके दिखाना है। उसमें भी हालांकि इतना पैनिक ही नहीं होना है, यू कैन वेट एंड वॉच, पैड लगा के ये वॉच करना पड़ चाहिए कि वास्तव में निकल रहा है कि नहीं निकल रहा बिल्कुल है। बिल्कुल। दूसरा, लेकिन अगर वो पानी का रंग ग्रीन कलर का है, तो नॉर्मली तो व्हाइट या रेडिश होता है, बिल्कुल अगर वो बिल्कुल। ग्रीन कलर का वाटर आ रहा है तो उसमें तुरंत ही जाके तुरंत दिखाना हमें चाहिए। डॉक्टर से कंसल्ट उसके करना चाहिए। अलावा एक बहुत बड़ी चीज है कि आपको बच्चे के मूवमेंट्स फील होते रहने चाहिए। ओके। अगर बच्चे के मूवमेंट फील हो रहे हैं, इसका मतलब ऑल इज वेल। ऑल इज वेल। और अगर आपको कम पता चल रहा है तो हम लोग मूवमेंट काउंटिंग बताते हैं, ओके। जो फीटल मूवमेंट काउंटिंग हर डॉक्टर अपने पेशेंट को बता के भेजते हैं, उस तरह से करके देख लेना चाहिए। अगर कम लग रहा है तो फिर आप तुरंत जाके तुरंत दिखा लें। हमें डॉक्टर से जी कंसल्ट हाँ। करना चाहिए। कब हॉस्पिटल तुरंत जाना जरूरी होता है? जैसे भी आपने सारी चीज़ें इसमें मेरे ख्याल से कवर कर दी कि किस किस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें तुरंत हॉस्पिटल में कंसल्ट करना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो हम लोग मूवमेंट्स ही कहते हैं मूवमेंट्स की कहते कि हैं। अगर बच्चे के मूवमेंट ठीक से फील नहीं हो रहे तो आपको जाके दिखाना चाहिए, क्योंकि कई लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं और टाल देते हैं, हल्का फुल्का नहीं पता चलता है तो 2-2 3-3 दिन हो जाते हैं, उसके बाद में फिर बच्चे को प्रॉब्लम हो जाती है, तब आते हैं वो। उस केस में बच्चे को बचाया जा सकता था, लेकिन पेशेंट के और घर वालों की लापरवाही की वजह से वो दिक्कत हो जाती है फिर दिक्कत उसमें। का कारण। तो मैम काफ़ी हद तक हमारे क्वेश्चन आंसर का सिलसिला मैम के साथ चला और काफ़ी अच्छा लगा। बहुत सारी जानकारी जो हमारे दर्शकों की थी, जो लोगों के मिथ थे, जो लोगों के फैक्ट्स थे, उनके बारे में आज हमने मैम के साथ डिस्कस किया और आशा करते हैं कि
आगे भी हम आपके लिए मैम के साथ ऐसे ही पॉडकास्ट करते रहें। अगर आप हमारे पॉडकास्ट स्टूडियो के बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज। नहीं सुमित जी, आपका ये जो है SD वेब सॉल्यूशन बहुत अच्छा है Thank you, और स्टूडियो भी बहुत अच्छा बनाया हुआ Thank you, है ma'am. और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और मेरा ये पॉडकास्ट बनाया। बिल्कुल। और आशा करते हैं कि आगे भी आप इसी तरह के से सब लोगों को उनकी नॉलेज बढ़ाते बिल्कुल, रहेंगे ma'am. और सब लोगों को ये इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। बिल्कुल मैम, थैंक यू।